नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम आज के बाजार के ब्यौरे को आपके सामने रखते हैं और इस आधार पर कल के बाजार में आपको कहां नजर रखनी है, किन लेवल्स का ध्यान रखना है, ये हम आपको बताते हैं। यही नहीं, एक बड़ा हिस्सा आपके सवालों का भी हम शामिल करते हैं। तो अपने सवाल आपको कैसे पूछने हैं वो तौर तरीके जान लीजिए। तो करना कुछ नहीं है, यूट्यूब पर कॉमेंट करके आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। याद रखिए, यूट्यूब पर कॉमेंट करते वक्त अपना सवाल जब भी भेजिए, स्पष्ट सवाल भेजिए। अपना और अपने शेयर का नाम सबसे पहले, किस स्टॉक पे आपका सवाल है वो बताइए, कितनी क्वांटिटी में आपने वो शेयर लिया है ये बताइए, और आपका नजरिया क्या है, शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का, ये जरूर मेंशन कीजिए, जिसके जरिए हम आपको बेहतर तरीके से मार्गदर्शन दे पाएंगे। इसके अलावा आप ये याद रखिए कि आज जो आप सवाल पूछेंगे उन सवालों के जवाब कल के शो में दिए जाएंगे, और जिन सवालों के को आपने पिछले दिनों पूछा है, यानी कि शुक्रवार को पूछा था, उसका जवाब आज के शो में दिया जाएगा। लेकिन यूट्यूब पर कमेंट करते रहिए। मैं परिचय करा दूं, आज हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान चर्चा में शामिल हो रहे हैं। मेरे साथ जाने माने फंडामेंटल एनालिस्ट और सीए तपन दोषी साहब जुड़ चुके हैं। तपन जी, गुड आफ्टरनून। और हमारे साथ जैनम ब्रोकिंग के टेक्निकल एनालिस्ट किरण जानी साहब भी जुड़ चुके हैं। किरण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं आप दोनों के पास बारी बारी से आऊं, उससे पहले बाजार का ब्यौरा एक बार अपने दर्शकों के सामने रख देता हूं। तो निफ्टी आप देखिए, 156 अंक गिरकर 24,700 के नीचे क्लोजिंग हुई निफ्टी की। सेंसेक्स में देखिए, आप देख पाएंगे 572 अंकों की गिरावट देखने को मिली। 80,900 के पास जो है वो सेंसेक्स ने क्लोजिंग ली। बैंक निफ्टी की बात करें तो 450 अंकों की गिरावट यहां देखने को मिली। 56,000 के पास बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग ली। आज निफ्टी के गेनर्स की लिस्ट अगर आपके सामने हम लेकर आए तो आप देख पाएंगे कि श्रीराम फाइनेंस लगभग 3% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर बना। श्रीराम फाइनेंस। सिप्ला देखिए 2.5% चढ़कर बंद हुआ। हीरो मोटो 1.5% के करीब। HUL, SBI लाइफ और एशियन पेंट्स 1 से 1.25% तक चढ़कर बंद हुए। लूजर्स की लिस्ट लाएं तो कोटक महिंद्रा बैंक निफ्टी का टॉप लूजर। 7.5% की गिरावट हमें कोटक महिंद्रा बैंक में देखने को मिली। बजाज फाइनेंस में लगभग 3.25% की गिरावट देखने को मिली। विप्रो में 3.5% की दबाव देखने को मिला। इंडसइंड बैंक, भारतीय एयरटेल और टाइटन 2 से 2.5% तक गिरकर बंद हुए। एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो सुबह में काफी बेहतर था, वो मार्केट क्लोज होते होते तक आते बहुत ही खराब हो गया। मात्र 690 शेयर ऐसे थे जो कि हरे निशान में बंद हुए, और 2120 शेयर ऐसे थे जो कि लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए। तो ये था बाजार का पूरा ब्यौरा। हेडलाइन के रूप में हमने आपको और भी अहम खबरें बताई कि आखिर कहां एक्शन रहा, किस सेक्टर में। इन सब के बीच में किरण जी, हमें बताइए, लग नहीं रहा था कि मार्केट इस तरह का खराब हो जाएगा, और ऐसा लग रहा था जिस तरह से ग्लोबल संकेत मिल रहे थे और बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हो रही थी, एक TCS वाली खबर को छोड़ के, तो ऐसा लग रहा था कि चीज़ें ठीक हैं, मार्केट इतना ख़राब नहीं होने वाला। लेकिन जिन स्तरों पर क्लोजिंग हुई और जिन निचले स्तरों पर बाजार पहुंचा, उसने चिंता बढ़ा दी है। यहां से अब बाजार को कैसे देख रहे हैं आप? जी, ओवरऑल अगर हम मार्केट की बात करें तो डेफिनेटली आपने जैसे बताया कि आज की गिरावट ने थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस डेफिनेटली हमारा भी हिला दिया है। अगर हम मार्केट की बात करें तो 24,700 24,800 का एक क्लस्टर सपोर्ट हम देख रहे थे। मल्टीपल RSI डाइवर्जेंस भी हम वहाँ पे देख रहे थे। सो वी वर एक्सपेक्टिंग कि वहाँ से कुछ रिवर्सल आएगा। आज हमने देखा कि फर्स्ट आवर में काफ़ी अच्छा एक रिवर्सल आया। मार्केट ऊपर में 24,880-90 तक गया। लेकिन वहाँ से जो फिसल के आया, सेलिंग प्रेशर काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। नो डाउट मार्केट 24,700 के नीचे क्लोज हुआ है। एक लास्ट सपोर्ट जो अब हम देख रहे हैं वो 24,500 का है। अगर 24,500 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर ये सेल ऑफ और एक्सेलरेट भी हो सकता है। तो एज ऑफ नाउ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लॉन्ग के लिए तो फेवरेबल हमें लग ही रही है। तो हम अभी भी हमारे जो व्यू पॉइंट था लास्ट वीक में हमने जो डिस्कस किया था उसी के साथ स्टैंड बाय रहेंगे। 24,500 के स्टॉप लॉस के साथ इस गिरावट में आप बने रहिए। अगर किसी के पास है अभी अपॉर्चुनिटी लेने के लिए तो वो बाई कर सकते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। 24,500 का एक स्टॉप लॉस हमें रखना है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बिकॉज ऑफ कोटक काफी एक अच्छा गिरावट हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो 56,200 56,300 का एक सपोर्ट था, उसको ब्रेक करके काउंटर आज 56,200 के नीचे बंद हुआ है। अब यहाँ पे भी 56,000 का एक साइकोलॉजी स्टॉप लॉस है। जब तक वो ब्रेक नहीं होता है तब तक चांसेस एक बाउंस एक्सपेक्टेड है। तो एज ऑफ नाउ यहाँ पे भी आप 56,000 के स्टॉप लॉस के साथ आपके
लॉन्ग्स बने रह सकते हैं। सो बैंक निफ्टी में 56,000 करके लिए देखना रहेगा और 24,500 अगर ये 2 लेवल ब्रेक नहीं होते तो एक्सपायरी तक वापस हम एक रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है राय मिलती हुई आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी पर जाहिर तौर पे। तपन जी, ऐसे में कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको अपने रडार पर रखना होगा, क्या रणनीति लेकर चलनी चाहिए? प्रशांत जी देखो, जिस तरह से रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि ब्लैंकेट सेक्टर पूरा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सेक्टर में भी आप देखो कुछ कुछ सेगमेंट अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे हम लोग एनबीएफसी की बात करें तो आप कंज्यूमर फाइनेंस की बात कर लो, जहां बजाज फाइनेंस है, एमएसएमई लोन और वहां वहां थोड़ी आप वीकनेस देख रहे हो, तो आप देखो बजाज फाइनेंस गिरे। लेकिन उसी में अगर आप होम फाइनेंस की देखें तो होम फाइनेंस अच्छे करे, जैसे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, आधार हाउसिंग और वो सब। तो हमें बाइफरगेट करना पड़ता है। इवन अगर हम लोग बैंक्स में भी बात करें तो ऐसा नहीं कि सभी अच्छे चल रहे। कुछ कुछ बैंक, जैसे आज कोटक महिंद्रा बैंक का कल जो रिजल्ट आया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, तो आपने बड़ी गिरावट देखी। तो ये काफी स्टॉक स्पेसिफिक है। लेकिन इसमें एक सेक्टर जो उभर के आया है वो है फार्मा सेक्टर। आप देखिए काफी अच्छा नो परफॉर्मेंस रहा है। रियल एस्टेट में भी देखिए कि जो जिस तरह से बिजनेस अपडेट्स भी आए थे और जिस तरह से रिजल्ट आए, कुछ कुछ ओबेरॉय रियल्टी और लोढ़ा का भी ठीक ठाक ही था। तो इतना कुछ खास है, तो आप उसमें भी आप करेक्शन देख रहे हो। तो जो स्टॉक्स ऑलरेडी भाग चुके हैं, उनके रिजल्ट्स में प्रॉब्लम है तो वो बहुत ही गिरे हैं। तो ये बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है। आप ऐसा भी नहीं बोल सकते कि ओनली नो बैंकिंग ले लो तो सब स्टॉक्स चलेंगे उसमें। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और मैं यहाँ एक बोलूंगा कि प्लीज रिजल्ट के बाद ही आप इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ रिजल्ट जो है ना वो एक्सपेक्टेशन है, काफी मिले जुले रिजल्ट आ रहे हैं। मुझे लग रहा है सेकंड क्वार्टर काफी बेटर रहेगा कंपेयर टू दिस, क्योंकि वहाँ इन्फ्लेशन डाउन होगा और ये जो रेट कट हुआ है उसका भी बेनिफिट फ्लो करेगा। लेकिन अभी रिजल्ट स्पेसिफिक कीजिए और खास करके आप देखें कि किस सेक्टर में, जैसे फार्मा है मुझे ठीक लग रहा है, सिलेक्टेड बैंक्स ठीक लग रहे हैं, और कंजम्पशन में भी आप थोड़ा ध्यान रख सकते हो। ये है राय आपको मिलती हुई इस वक्त सेक्टर स्पेसिफिक का। चलिए अब बिना देरी के आपके सवालों को शामिल करते हैं। अपने सवाल आपको कैसे पूछने हैं एक बार फिर से जान लीजिए। YouTube पर कमेंट करके आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आज जो आप सवाल पूछेंगे उसका जवाब कल के शो में दिया जाएगा। चलिए पहला सवाल जो है YouTube पे आया हुआ है जितेंद्र शर्मा का। जितेंद्र ने रिलायंस में खरीदारी की हुई है और इनकी बाइंग प्राइस है 1400 रुपए की। 101 शेयर इन्होंने रखे हुए हैं रिलायंस के और पूछ रहे हैं कि क्या नजरिया रखना चाहिए। किरण जी, रिलायंस 1400 की खरीद, क्या राय होगी? रिलायंस का अगर हम चार्ट पैटर्न देखें तो कहीं ना कहीं 1400 से लेके 1370 का एक क्लस्टर सपोर्ट था। लास्ट टाइम भी इसी जोन में काउंटर काफी कंसोलिडेट हुआ और एक अच्छी खासी रैली आई थी। तो कहीं ना कहीं वापस उसी जोन में स्टॉक आके सपोर्ट ले रहा है। आज सुबह हमने देखा कि एक अच्छी खासी रिकवरी भी आई, समहाउ सस्टेन नहीं हो पाया और वापस वो 1400 के नीचे काउंटर आया है। बट मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए 1370 के एक स्टॉप लॉस के साथ। अगर 1370 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि यहाँ से हम अच्छा खासा बाउंस देख सकते हैं। 100 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी है, तो मेरे हिसाब से होल्ड रखना चाहिए उनको 1370 के स्टॉप लॉस के साथ। तो 1370 का स्टॉप लॉस बनाइए और बने रहिए। फिलहाल राहुल यादव का सवाल लेते हैं और सेंट्रल बैंक पे राहुल का सवाल है। 1700 शेयर है, 46 रुपए के भाव पे इन्होंने लिया है। लॉन्ग टर्म का नजरिया चाहते हैं। सेंट्रल बैंक का तपन जी, लॉन्ग टर्म नजरिए से कैसा लगता है आपको? आप देखो सेंट्रल बैंक एक तरह से पीएसयू बैंक है, और पीएसयू बैंक में एक तरह से अभी ना काफी हद तक तेजी आई है और काफी हद तक जो भी है ना फंडामेंटल भी काफी पॉजिटिव रहा है। लेकिन और इस तरह से अगर आप रिजल्ट्स की भी बात करें तो पैट अच्छा खासा इनका 33% से ग्रो भी हुआ है। एनआईआई थोड़ा फ्लैट था, लेकिन ओवरऑल जो प्रोविजन इंटेंसिटी थी वो अभी थोड़ी धीरे धीरे मॉडरेट हो रही है। क्रेडिट ग्रोथ गाइडेंस अभी वो मिड सिंगल डिजिट में बोले, तो नॉर्मली डबल डिजिट में होगा तो बेटर रहेगा। लेकिन ठीक है, ये थोड़ा रिकवर हो रहा है। पीसीआर भी काफी कंट्रोल में है। ग्रॉस एनपीए काफी हद तक ना वो अभी कंट्रोल में रहा है 3% के आसपास। और यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस लेवल पे ये स्टॉक है अभी, आई थिंक यहाँ से भी आई थिंक नो थोड़ी रिकवरी आ सकती है। लेकिन मैं एक तरह से यहाँ बोलना चाहता हूँ कि आगे जाके जैसे रिकवरी आती है ऊपर के लेवल पे, आई थिंक ये यहाँ से निकल के कुछ दूसरे पीएसयू बैंक अगर जाना है तो एसबीआई एक प्रीफरेबल होगा, या तो आपको प्राइवेट में जाए तो आईसीआईसीआई बैंक प्रीफरेबल होगा। ये थोड़ा रिकवरी आएगा क्योंकि पीएसयू बैंक एक दो क्वार्टर थोड़ा अच्छा जाए तो आप रह सकते हैं। अभी लॉन्ग टर्म में मैं चाहता हूँ कि आप कोई दूसरे स्टॉक में जो मैंने नाम दिए वहां भी आप शिफ्ट कर सकते हो।
बढ़ते हैं आगे। डीके राज का सवाल लेते हैं झारखंड से। टाटा स्टील इन्होंने खरीदारी की हुई है, 164 के भाव से इन्होंने लिया हुआ है और कोई जल्दबाजी नहीं है इन्हें। बताएं किरण जी, टाटा स्टील 164 की बाइंग से आप सुझाव देंगे? अगर आप निफ्टी मेटल का चार्ट देखोगे तो वहां पे एक डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट है, लेकिन जिस तरह से लास्ट 2 दिन से सेलिंग एक्सेलरेट हुई है मार्केट में, बीइंग हाई बीटा काउंटर मेटल्स के अंदर भी हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं। अब टाटा स्टील की बात करें तो 50 दिन की मूविंग एवरेज को आज उसने रीटेस्ट किया है, साथ ही साथ एक राइजिंग ट्रेंड लाइन या राइजिंग चैनल का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए, भले ही उनका खरीदारी थोड़ा ऊपर के लेवल का है, 164 165 के आसपास का, लेकिन डेली चार्ट पे आप देखोगे तो 156 के नीचे मल्टीपल सपोर्ट है, तो एक बार 156 के नीचे की कोई एक स्टॉप लॉस के साथ इनको होल्ड रखना चाहिए। इमीडिएट लेवल पे 164 जहां पे उन्होंने एंट्री ली है वही एक मेजर रेजिस्टेंस है। जैसे ही वो लेवल क्रॉस करता है उसके बाद एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। तो एज ऑफ नाउ मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए 154 या 155 के स्टॉप लॉस के साथ। चाहिए 154 का स्टॉप लॉस ध्यान रखिए। देव सिंह का सवाल लेते हैं हरियाणा से। इन्फोसिस पे तपन जी राय जानना चाहते हैं। इन्होंने 1587 के भाव पे खरीदा है, 1 साल का नजरिया लेकर चल रहे हैं। जी देखिए, इंफोसिस का जिस तरह से रिजल्ट है कंपेयर टू टीसीएस और वहां से बेटर था, लेकिन प्रॉब्लम यही हो रही है कि आईटी कंपनीज ना जो उनके गाइडेंस है 2 से 4% का, 1 से 3% का वो बोल रहे हैं, वो काफी कम ग्रोथ है। अगर आप देखो तो नो, अब हमारा जीडीपी ज्यादा ग्रो कर रहा है 3.5 6.5 से 7% से। तो यहाँ मुझे काफी हद तक प्रॉब्लम दिख रहे हैं। अगर टीसीएस ने जैसे कल बात की कि 2% वर्कफोर्स वो ऑफलोड करना चाहते हैं, तो ऐसे सब जब न्यूज आते हैं वो नेगेटिव होते हैं कोई भी सी आईटी कंपनी के लिए। और टीसीएस जब ऐसा बोलता है तो यानी प्रॉब्लम हर जगह है। आगे जाके एआई का बड़ा रोल रहेगा, और वो जिस तरह से ना लग रहा है कि एआई जिस तरह से, तो काफी हद तक ह्यूमन रिसोर्सेज कम चाहिए और इनके कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट में भी काफी फर्क पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये यहाँ से आईटी में खास करके दिग्गज शेयर्स है जैसे टीसीएस, इंफोसिस, एचसीएल, वहां आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप यहाँ से चाहो तो निकल भी सकते हो, और बाकी जैसे बैंकिंग एनबीएफसी हो या एफएमसी वहां आप फोकस कीजिए, क्योंकि यहाँ मुझे ग्रोथ बहुत ही म्यूटेड लग रहा है। मेरे हिसाब से अगर आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी और आपका भाव आ गया है तो आई थिंक निकल के मैं दूसरे सेक्टर में जाने की राह देगा। मुझे यहाँ काफी म्यूटेड ग्रोथ दिख रहा है क्वार्टर के लिए, कुछ क्वार्टर्स के लिए। ये है राय आपको मिलती हुई, यहाँ से निकलने की सलाह और बाकी सेक्टर्स पर फोकस करने की सलाह। मनीष गुप्ता का सवाल लेते हैं। कोचीन शिपयार्ड पे इन्होंने सवाल पूछा है, 2300 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। किरण जी, 2300 के भाव पे कोचीन शिपयार्ड कैसा लग रहा है आपको? कोचीन शिपयार्ड की अगर हम बात करें तो ओवरऑल डेली चार्ट पे आप देखोगे तो एक फॉलिंग चैनल के अंदर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। स्टॉक ने अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस को भी ब्रेक किया और आज उसने 100 डेज मूविंग एवरेजेस को भी चैलेंज किया है। प्रीवियसली जब करेक्शंस के बाद स्टॉक चलना चालू हुआ था तब 1700 1600 के आसपास एक रेजिस्टेंस था, जैसे ही उसने क्रॉस किया उसके बाद 2500 तक की एक रैली आई थी। सो मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना है तो 1600 के एक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखिए। अगर 1600 का लेवल ब्रेक होता है तो वापस ये स्टॉक में और फर्दर गिरावट आ सकती है। तो नई खरीदारी की तो सलाह नहीं रहेगी, उनके पास है तो ये 1600 के स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं। ठीक है, 1600 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की सलाह यहाँ पर आपको मिलती हुई। इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे, लेकिन आप अपने सवाल हम तक का पहुंचाते रहिए। फिलहाल बढ़ेंगे वीआईपी शेयर्स की ओर। तो तपन जी बताइए, वीआईपी पिक के तौर पर आज आपकी पसंद क्या है? प्रशांत जी देखिए, आज आपने देखा कि सीडीएमओ कंपनीज अच्छे चले, उसमें लॉरस लैब ने आपने देखा कि किस तरह से तेजी आई है। और मैं ये सेगमेंट में काफी हद तक नो बुलिश हूँ, क्योंकि अगर फार्मा में खास करके सीडीएमओ सीआरडीओ में सेक्टर में बहुत अच्छे चलेंगे। वो एक्चुअली कॉन्ट्रेक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। तो यहाँ मेरा एक स्पीक होगा सिंजिन इंटरनेशनल। नो स्टॉक इतना चला नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म मुझे यहाँ बहुत ही अच्छे प्रॉस्पेक्ट दिख रहा है। यहाँ से 20% की आप कह सकते हो कि यहाँ से मूवमेंट आ सकती है, और यहाँ से नो वो काफी हद तक नो मिड टीन्स में ग्रोथ कर सकते हैं। इनका जो सीडीएमओ जो सेगमेंट है वो मार्जिन भी काफी मिड 20s में लग रहा है कि 2026 में रहेंगे। इबीटा मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट आएगा, और उनके जो ऑलरेडी कैपेसिटी ऑलरेडी है तो उनमें यूटिलाइजेशन भी बढ़ेगा। और मेरे को लग रहा है कि यहाँ से ना आगे जाके ना काफी हद तक बड़े बड़े जो दिग्गज कंपनियां होते हैं उनके काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट सीडीएमओ कंपनीज में जाएंगे, जिनमें ये एक बड़ा बेनिफिशियरी रह सकता है। तो ये एक सिंजिन इंटरनेशनल है, अगर किसी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करें तो आई थिंक ये एक अच्छा स्टॉक है जहां वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। पसंद आता हुआ तपन जी को। किरण जी, आपके रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं?
तो टेक्निकली अगर हम देखा जाए तो दो स्टॉक हमें काफी अच्छे पसंद आ रहे हैं। पहला है फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर में हमने देखा कि पिछले कई दिनों से जब से मार्केट खराब है तो कहीं ना कहीं फार्मा एक मार्केट को सपोर्ट करने का काम कर रहा है। तो सन फार्मा लुक्स वेरी मच प्रॉमिसिंग। आप अगर इसका इंट्राडे चार्ट देखोगे तो 1700 के आसपास की एक हॉरिजॉन्टल फ्लैट रेजिस्टेंस लाइन है, उसके ऊपर काउंटर एक दो दिन से सस्टेन कर रहा है। साथ ही साथ 100 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर भी स्टॉक सस्टेन कर रहा है। आज इतनी जब भारी गिरावट थी तब भी सन फार्मा मार्केट को सपोर्ट कर रहा था। तो सन फार्मा 1700 के आसपास है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 1740 के टारगेट रहेंगे जो 1 से 2 दिन में आ सकते हैं, और 1680 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना रहेगा। तो सन फार्मा हमारा पहला प्रेफर्ड पिक रहेगा। दूसरा इंफोसिस है। इंफोसिस में कहीं ना कहीं हमारा एक कॉन्ट्रा बैट है यहाँ पे। अगर आप आज का कैंडलस्टिक्स पैटर्न देखोगे तो एक बुलिश हैमर कैंडलस्टिक्स पैटर्न है। दूसरी तरफ आप देखोगे तो पिछले 3 दिन से जो लगातार गिरावट आ रही है इन्फोसिस के अंदर, जब से उसने 1600 का लेवल ब्रेक किया है, नो डाउट प्राइसिंग नीचे आ रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम्स आप देखोगे तो वॉल्यूम काफी ड्राई हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक थोड़ा पॉजिटिव इंडिकेशन भी है, क्योंकि अगर आपका प्राइसिंग नीचे जा रहा है और वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है तो चांसेस ऑफ रिवर्सल इज वेरी हाई। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डेली चार्ट के ऊपर एक गैप क्रिएटेड था, वो गैप उसने रिफिल करके एक हैमर कैंडलस्टिक्स पैटर्न बनाया है। सो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। 1510 के आसपास की क्लोजिंग है। 1560 तक का टारगेट हम देख रहे हैं 1 से 2 दिन में आ सकता है, एंड 1490 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना रहेगा। तो सन फार्मा एंड इन्फोसिस ये दोनों हमारी तरफ से प्रेफर्ड पिक रहेंगे। शुक्रिया सन फार्मा इन्फोसिस ये पसंद आते हुए किरण जी को। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम सवालों के जवाब देने के लिए और बाजार पर सेक्टर्स पर रणनीति बताने के लिए। कल की तैयारी में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।